नेहा जी, विपक्ष हमेशा एसआईआर को लेकर लगातार सवाल उठाता रहता है। तो ये एसआईआर प्रक्रिया आम जनता के लिए कितना कुछ जरूरी है, एक बार आप अपने विस्तार से बताएं। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस ने इस भ्रम को फैलाना शुरू किया कि भारतीय जनता पार्टी के दौरान कार्यकाल के दौरान जो एसआईआर हो रही है, इसमें वो जो मतदाता हैं उन्हें उस लिस्ट से निकाल देंगे। तो इस प्रक्रिया को लेकर जो लोगों में भ्रम है, वो कैसे उनकी सरकार मतलब उनकी आशंकाओं को कैसे दूर करेगी? अगर कोई व्यक्ति भारत देश का नागरिक 2002 में नहीं था, तो वो 2024 में नागरिक कैसे हो सकता है? अब बात करते हैं मैम, अभी आपके हिसार से एक पत्रकार को पंजाबी रिफ्यूजी करके कुछ मामला आया है, आप इसको कैसे देखते हैं? आज 75 वर्षों के बाद भी देश में अगर उनको रिफ्यूजी शब्द से संबोधित किया जाता है, चाहे मैटर कुछ भी था, हाँ। लेकिन ये जाति सूचक शब्द, मैं कहूंगी कि ये जाति सूचक बना दिए गए। आज 75 वर्षों के बाद भी हम रिफ्यूजी हैं। झांसी में एक चैनत गांव है, ये कहीं ना कहीं पानी की समस्या को लेकर गांव के लोगों का कहना है कि पानी का स्तर जमीन के नीचे बहुत ज़्यादा चला गया और पानी खारा आ रहा है, और जो भाखड़ा की पाइपलाइन जा रही है, कहते पहले पानी उन्हें उसमें से चाहिए। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? जो अन्य लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले आज इस आंदोलन में जो धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, उनकी इस बात को समझना चाहिए, उनकी मंशा को समझना चाहिए। लेकिन गांव वाले सरकार उनके साथ लेकिन गांव वाले तो सीधे सीधे आरोप ही लगा रहे हैं कि 100% कागजों में तो उसको जल जीवन वाला करके कि हर घर में नल है, उसको घोषित कर दिया गया है, लेकिन कहते कि धरातल पे पानी है ही नहीं। जब गर्मी का मौसम होता है तो ये किल्लत केवल और केवल भारत पूरे देश में ही और तो और पूरी धरती पर ही आज जो है समस्या है, लेकिन वो समस्या एक वैश्विक समस्या है। उसमें चंद कुछ दिनों की बात होती है कि एक दिन छोड़कर एक दिन पानी आ जाएगा, केवल गर्मी के 1.5-2 महीने के अब टाइम पीरियड में। नमस्कार, स्वागत है द समर न्यूज हरियाणा में। जैसा कि हम आपको हरियाणा के कुछ अहम मुद्दों पे या फिर और भी कोई बातें हों, जैसे कुछ अहम मुद्दे हों, उन पे चर्चाओं के लिए कई बार हमने आपको नेहा दवन जी से रूबरू कराया। तो एक बार नेहा दवन जी, जो बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता, हमारे साथ फिर से मौजूद हैं। नेहा जी, सबसे पहले एक बार फिर से आपका स्वागत है समर न्यूज में। मुकुल जी, और समर न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों, मुझे लगता है कि वो हमारी डिस्कशन को इतना प्रेम देते हैं, इतना प्यार देते हैं। एक बार फिर आप सबके सामने हैं और उसी प्यार की उम्मीद करते हैं। तो आज हमारा कुछ अहम मुद्दे हैं, जैसे कि एसआईआर। आजकल एसआईआर का भी बड़ा गहरा मुद्दा चल रहा है। नेहा जी, विपक्ष हमेशा एसआईआर को लेकर लगातार सवाल उठाता रहता है। तो ये एसआईआर प्रक्रिया आम जनता के लिए कितना कुछ जरूरी है, एक बार आप अपने विस्तार से बताएं। देखिए, एसआईआर जो है वो हमारा एक संवैधानिक हक है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत भारत देश के जितने भी मतदाता हैं, नए मतदाता हैं, उनका रिवीजन में ऐड होना, मतदाता सूची में उनका नाम ऐड होना, जोड़ना, उसके साथ साथ जो भी कोई ऐसे मतदाता सूची में है जैसे डुप्लीकेट हो गए, किसी की डेथ हो गई, तो उससे नई मतदाता सूची बनाना, एक करेक्टेड सूची बनाना, इसको हम एसआईआर कहते हैं। ये रिवीजन जो है वो कई बार हमारे भारत देश में हो चुका है। सबसे पहली बार जो है वो 1952 के अंदर एसआईआर हुई थी। 1952 से 56 के बीच में जो है देश का पहला एसआईआर हुआ था। उसके बाद निरंतर 57 में, 1961 में, 1965 में, 1966 में और लास्ट जो अभी हुआ था, निरंतर ये प्रक्रिया जो है 1970s में भी चली, 80s में भी चली और अब 2002 से 5 तक का लास्ट एसआईआर डाटा यानी कि मतदाता सूची हमारे पास थी, जिसके आधार पर भारत देश के जो विभिन्न विधानसभा के और जो हमारे लोकसभा के चुनाव हैं उस सूची के तहत हो रहे थे। उसमें नए मतदाता भी जुड़े, कोई ट्रांसफर हो गया एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या फिर एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा में, इस तरह की जो प्रक्रिया हो चुकी है उसमें कोई डुप्लीकेट ना हो, डुप्लीकेसी ना हो, जिनकी डेथ हो चुकी है वो ना हो, और अगर कोई बाहर से कोई व्यक्ति ट्रांसफर होके आया है तो उसके 2 मतदान वहां अन्य राज्य में भी ना हो और दूसरे राज्य में भी उसका मतदान ना हो। इस तरह की डुप्लीकेसी को निकालने के लिए करेक्टेड जो मतदाता सूची बनाने के लिए एक बार फिर से
अभी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि एसआईआर के जैसे लागू करा एसआईआर हो रही है और उसके बाद में कहीं ना कहीं मतदाता सूची से नाम हटने की आशंका ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस ने इस भ्रम को फैलाना शुरू किया कि भारतीय जनता पार्टी के दौरान कार्यकाल के दौरान जो एसआईआर हो रही है, इसमें वो जो मतदाता हैं उन्हें उस लिस्ट से निकाल देंगे। सबसे पहले तो ये भ्रम था। अभी आप देखिए, लगभग पूरे भारत देश के नक्शे पर अगर आप देखेंगे तो 80% जो स्टेट्स हैं उनके अंदर एसआईआर हो चुका है। बिहार के अंदर भी एसआईआर होने के बाद मतदान हुआ, पश्चिम बंगाल के अंदर भी एसआईआर होने के बाद मतदान हुआ। अब आप देखिए कि जब मतदान होना था उससे पहले कांग्रेस ने ये भ्रम फैलाना शुरू किया कि बीजेपी अपने कार्यकाल में एसआईआर करके अच्छे जो मतदाता हैं, यानी कि जो करेक्ट मतदाता हैं, उनको सूची से बाहर कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिहार के चुनाव के समय में कांग्रेस ने फिर से भ्रम फैलाने की कोशिश की कि बिहार के जो लगभग लाखों की संख्या में जो वोटर लिस्ट से बाहर हुए थे नाम, वो गलत निकाले गए। लेकिन हमने पहले भी ये आवाज उठाई थी आपके माध्यम से कि एक भी मतदाता मीडिया में बाहर आकर, सामने आकर उसने ये नहीं कहा कि मैं सही मायने में यहाँ का सिटीजन हूँ और मेरा जो वोट है वो काट दिया गया है। वो फर्जी थे, वो डुप्लीकेट थे, वो फर्जी मतदाता थे जिनको सूची में विभिन्न पार्टियों ने अपने कार्यकाल के दौरान ऐड कराए थे ताकि उनकी जो सरकार है वो बन सके डुप्लीकेट वोटर्स के आधार पर, नकली वोटर्स के आधार पर। लेकिन भारत देश की वर्तमान जो सरकार है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कि राष्ट्रवाद पर खरी उतरने वाली सरकार है। क्योंकि हमारे लिए भारत सबसे पहले है, हमारे लिए हमारा राष्ट्र, हमारा नेशन सबसे पहले है। और आप भी जानते हैं कि जब देशवासियों की चुनी हुई सरकार बनेगी, यानी कि सच्चे मतदाता ही वोट डालकर अपनी मर्जी की सरकार चुनेंगे, तो ही इस देश के भले और विकास के लिए काम हो सकता है। आप जानते हैं किस तरह से जो हमारे पड़ोसी मुल्क से यहाँ पर आने वाले लोगों की संख्या है, चाहे वो बांग्लादेशी हमारे यहाँ पर हैं, चाहे वो हमारे जो है बर्मा से आने वाले लोग हैं, उन वोटर्स के आधार पर जब सरकारें चुनी जाएंगी, जाती रही हैं भारत देश में, उनके आधार पर हमारी सरकार एक अच्छी सरकार साबित नहीं हुई। पश्चिम बंगाल का जिक्र अगर मैं करूं तो आप सबके सामने रहा है। लेकिन अब जो सही मायने में एसआईआर के लिए अभी जो विडंबना मैं कहूंगी कि कांग्रेस ने एक ऐसा भ्रम और ऐसा नेटवर्क जो है नैरेटिव का फैलाया हुआ है कि एसआईआर में अच्छे मतदाता, जो ठीक मतदाता हैं, वो कट जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश की जनता को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि सरकार उन मतदाताओं को जिनके डुप्लीकेट वोट हैं, उनको आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, यानी कि प्रत्येक सिटीजन की ये जिम्मेदारी बनती है कि एक वोट और एक व्यक्ति ये होना चाहिए हमारे देश में, चाहे वो किसी भी राज्य में रहता है, उसका एक ही वोट होना चाहिए। ये नहीं कि आप हर राज्य में जाकर अपना एक वोटर आईडी बना लें और आप हर राज्य की जो जब भी चुनाव आए उसमें वोट डालने का काम करें। देश भर में देश के आप एक नागरिक हैं तो आपका एक बार ही वोट डालने का अधिकार है, आपका वोटर आईडी एक होना चाहिए। इसलिए डुप्लीकेट वोटर्स और जो नए वोटर्स हैं उनको जोड़ना, इसलिए एसआईआर में क्या हो रहा है, पिछले दिनों जितने भी लोग मैंने आपको बताया कि पड़ोसी मुल्कों से यहाँ पर आए और यहाँ के सिटीजन बनने की प्रयास किए, उन्होंने नकली डॉक्यूमेंट्स बनाए, उन लोगों को ये जानना कि ये हमारे वोटर्स नहीं हैं, उन लोगों के ऊपर से पर्दा उठाने का काम ये एसआईआर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि 2002 की जो वोटर लिस्ट थी, जो लास्ट एसआईआर हुआ था, वो हमारे मतदाता सूची में जो लोग थे उसका कंपैरिजन अब 2024 में जो मतदान बन चुके हैं उनके साथ होगा। अगर कोई व्यक्ति भारत देश का नागरिक 2002 में नहीं था तो वो 2024 में नागरिक कैसे हो सकता है? 2002 से पहले अगर वो भारत देश के किसी भी राज्य में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहता था तो वो अब अचानक 2024 में भारत देश का नागरिक कैसे बन जाता है? साफ स्पष्ट बात है कि हम इस प्रक्रिया को जितनी गूढ़ता के साथ, जितनी पारदर्शिता के साथ और जितनी
सतर्कता के साथ ये करेंगे, निष्पक्षता से यानी कि मजबूत करेंगे, करेगी ये चीज। इससे हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, हम्म। हमारे देश के कानून व्यवस्था भी मजबूत होगी, हमारे देश का संविधान भी मजबूत होगा, क्योंकि हमारे देश का संविधान ये कहता है कि इस देश के नागरिक को इस देश की सरकार चुनने का अधिकार है। केवल इस देश के नागरिक को चुनने का जी। अधिकार है, ना कि पड़ोसी मुल्क में रहने वाले व्यक्तियों को चुनने का जी। अधिकार है। तो इस प्रक्रिया को लेकर जो लोगों में भ्रम है, वो कैसे उनकी सरकार मतलब उनकी आशंकाओं को कैसे दूर करेगी? देखिए, सरकार ने तो बहुत से ऐसे प्रोग्राम चलाए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ मिलकर कार्यकर्ताओं की एक BLA 2 के नाम से नियुक्ति भी की है। हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी संगठन का एक BLA 2 भी है और ये संवैधानिक अधिकार है। इसी तरह से अन्य जो पार्टियां हैं, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो हमारी राष्ट्रीय पार्टी हैं, वो पार्टी भी अपने अपने BLA 2 की नियुक्ति अपने अपने स्थान पर, अपने अपने बूथों पर कर सकती हैं। ये उनके लिए भी प्रावधान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने के लिए, हरियाणा प्रदेश को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर इस प्रयास में है कि BLA 2 की जो वोटर लिस्ट लेकर हमारी जो निरीक्षण करने की बात है और सरकारी BLAs के साथ में मिलकर जो सही मायने में वोट है उसी को ही चिन्हित करके, जो अगर डुप्लीकेट है या मैं आपको बता चुकी हूँ, उनको चिन्हित करने का काम कर रहे हैं। भ्रम को दूर करने की बात यह है कि सरकारी तौर पर जो इलेक्शन कमीशन है वो भी इस पर बहुत सी एडवर्टीजमेंट और बहुत से प्रयास प्रचार प्रसार के कर रहे हैं। हरियाणा सरकार भी इसमें कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी इसमें कर रही है और मुझे लगता है कि इस तरह का भ्रम अब जनता के बीच में है भी नहीं। मैं आपके माध्यम से भी यही अपील करूंगी कि पहले जिस तरह से जनगणना के लिए आपके समक्ष सरकारी अधिकारी आए और आपने एक पारदर्शिता से अपना डाटा दिया, उस तरह से आप इस SIR को भी अपने दरवाजे पर आए अधिकारी जो आएंगे उनके माध्यम से आप सही डाटा देकर, सही जानकारी उपलब्ध कराकर इस SIR की प्रक्रिया को भी पूर्ण रूप से निष्पक्षता से संपूर्ण कराएंगे। जी। अब बात करते हैं मैम, अभी आपके हिसार से एक पत्रकार को पंजाबी रिफ्यूजी करके कुछ मामला आया है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए मुकुल जी, ये बहुत ही संगीन मामला है। हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं। हरियाणा प्रदेश में 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और माननीय मनोहर लाल जी ने सबसे पहले इस हरियाणा प्रदेश की जो पहले पुरानी राजनीति थी, वो जाति पाति में बटी हुई राजनीति थी, क्षेत्रवाद की राजनीति थी। यहाँ पर जातियों का बोलबाला बहुत था। कुछ जाति ऐसे थी जो हरियाणा प्रदेश की राजनीति में दबंगता से हरियाणा प्रदेश की अन्य जातियों को सप्रेस करती थी राजनीतिक पृष्ठभूमि की तरफ से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सरकार बनी 2014 में, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में। उन्होंने हरियाणा एक, हरियाणवी एक के समरसता के भाव के साथ में सरकार को चलाया। उन्होंने, वो सबसे बड़ा उदाहरण है इस प्रदेश की सामाजिक समरसता को बनाए रखने का कि उन्होंने मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद को ज्वाइन करने के बाद अपने नाम के आगे से अपनी जाति को हटा दिया। वो केवल मनोहर लाल रहे, वो मनोहर लाल सिंह, चौधरी, खट्टर कुछ भी नहीं रहे, वो केवल मनोहर लाल रहे। और उसके बाद इस परिपाटी को पूरे प्रदेश में देखिए, जिस तरह से दलित वर्ग के साथ में, हम जानते हैं, हमारी पुरानी पद्धति को जानते हैं कि कहीं कहीं उनके साथ में जातिगत भेदभाव पुराने समय में हुआ। लेकिन इस तरह से पंजाबी समाज जो 1947 में पश्चिमी पंजाब से पूर्वी पंजाब में आया, क्यों आया? खुद से, अपनी मर्जी से नहीं आया, अपनी मर्जी से नहीं आया। उन पर विस्थापन थोपा गया। वो विस्थापित नहीं हुए खुद से, अपनी मर्जी से नहीं, अपने फायदे के लिए नहीं हुए। वो इस तरफ आए क्योंकि कांग्रेस ने उस वक्त भारत देश के दो टुकड़े कर दिए और पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब को अलग अलग कर दिया। पश्चिमी पंजाब में रहने वाले व्यक्ति पूर्वी पंजाब में आए। मैं भी पंजाबी समुदाय से आती हूँ, मैं भी उन परिवारों में से हूँ। मेरे भी बुजुर्ग, मेरे भी दादा परदादा जो हैं वो वहां से विस्थापित होकर इधर आए थे। लेकिन वो विस्थापन हमारी जो सम्मान था, हमारी जो सिर पर लगी पगड़ी था, उसके सम्मान के लिए विस्थापन था। क्यों? क्योंकि हम अगर वहां रहते
और अगर मुस्लिम धर्म को अपना लेते, उस मुस्लिम राष्ट्र को, जो नया राष्ट्र बनने वाला था पाकिस्तान, उसको अपना राष्ट्र मान लेते, हम अपनी भूमि से और हिंदू भूमि से प्रेम नहीं करते, अपने धर्म से प्रेम नहीं करते, तो हम वहां खुशहाली से रह सकते थे, क्योंकि वहां पर हमारे खेत खलियान, पशु, हमारे जमीन जायदाद, हमारे बहुत सा सोना, सब चीजें क्या नहीं था हमारे पास में, वहां पर हम रह सकते थे। लेकिन हमने अपनी भारत भूमि को, अपनी हिंदू भूमि को, हिंदू राष्ट्र को हमने सम्मान के साथ ग्रहण किया। हम अपना सब कुछ वहां पर छोड़कर आए, खेतों में खड़ी फसलों को हम लोग छोड़कर आए हैं, पशुओं को हम लोग वहीं छोड़कर आए हैं, इस चिंता के साथ वहां से निकले कि रात को, शाम को पशुओं को खाना कौन खिलाएगा, चारा कौन डालेगा, और अगले दिन सुबह उनकी देखरेख कौन करेगा। इस चिंता के साथ जब हम वहां से आए, और वहां से आने के बाद आप जानते हैं कितना कत्लेआम हुआ। मैं जानती हूँ कि, मैं मानती हूँ कि इतने करोड़ों की शहादत जो हुई, लाखों में शहादत जो हुई, ऐसा कत्लेआम शायद इस धरती पर, इस पूरे इतिहास में अगर हम देखें, पॉलिटिकल विस्थापन और पॉलिटिकल ये जो इंसिडेंट था, ऐसा किसी अन्य राष्ट्र में हमें देखने को नहीं मिलता। इतनी मास लेवल पर शहादत हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती। वो शहादत पंजाबी कौम ने दी है। और आप देखिए कि वहां से अपना सब कुछ लुटाने के बाद जब यहाँ पर आए, पूर्वी पंजाब की तरफ आए, तो टेंट में रहे। टेंट में रहने के बाद जो बची कुची दमड़ी थी, जो वो बची कुची दमड़ी से उन्होंने यहाँ पर अपना वापस कारोबार करना शुरू करा। अपनी मेहनत की कमाई, अपने खून पसीने की कमाई से अपने आप को आज एस्टेब्लिश किया। और इस भारत देश में आज जितने बड़े व्यापारी हैं, जितने बड़े हमारे सेना के अधिकारी हैं, जितने बड़े डॉक्टर्स हैं, जितने बड़े वकील हैं, जितने बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो होम मिनिस्ट्री में हो, चाहे वो पीएमओ में हो, चाहे वो सीएमओ में हो, वहां तक अपने आप को फिर से लायक बनाकर अपने बच्चों को खड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक पहुंचाया। आज 75 वर्षों के बाद भी देश में अगर उनको रिफ्यूजी शब्द से संबोधित किया जाता है, चाहे मैटर कुछ भी था, चाहे मैटर कुछ भी था, हाँ। लेकिन ये जाति सूचक शब्द, मैं कहूंगी कि ये जाति सूचक बना दिए गए। आज 75 वर्षों के बाद भी हम रिफ्यूजी हैं, हम भारत देश के अपने लोग नहीं हैं। हम पहले भी भारतीय थे, हम आज भी भारतीय। नेहा जी, बात यही है कि जैसे कि इस मुद्दे को लेकर इतनी बहस छिड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग हो गए, राजनीतिक दल के लोग हो गए, या सार्वजनिक जो ये जीवन से जुड़े हुए लोग हैं, ये लोग हो गए, इनको अपनी भाषा में कुछ चयन करके उन शब्दों का नहीं प्रयोग करना चाहिए। देखिए मुकुल जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। मैं कहूंगी कि हरियाणा प्रदेश में नहीं, देश में कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो वो देश की समरसता, हरियाणा प्रदेश की समरसता खराब करने की बात करता है। हमारा आपसी भाईचारा बहुत अच्छा है, हमारा हर जाति के व्यक्तियों के साथ में आपसी भाईचारा बहुत है। क्योंकि मैं अपनी तरफ से भी ये बात मानती हूँ कि जिस परिवेश में हम 1947 के बाद यहाँ आए थे, तो हमारे बड़े बुजुर्गों का साथ सभी समाज के व्यक्तियों ने दिया। अगर सभी समाज के व्यक्तियों का साथ नहीं होता तो हम शायद इस तरह से यहाँ तक नहीं खड़े होते। हमारे समाज को खड़ा करने में हरियाणा प्रदेश के सारे समाजों का बहुत योगदान है। उस समरसता को क्यों खराब कर रहे हैं? जी। उस समरसता को खराब करने वाले ऐसे ही कुछ चंद लोग हैं जो अपनी घमंड में, अपने, मुझे लगता है कम ज्ञान में, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके जो अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। और इसमें मैं मानती हूं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। जिस तरह से माननीय मनोहर लाल जी ने समाज को संभाला, सरकार को संभाला, हरियाणा प्रदेश की राजनीति में परिवर्तन का काम किया, उनको भी मुझे लगता है कि मद्देनजर रखकर हमें ये बात सोचनी चाहिए कि हम भारतीय हैं, हम हरियाणवी हैं, हम हरियाणवी पंजाबी हैं, इसलिए हमें रिफ्यूजी कहने का जो अधिकार है वो किसी को भी नहीं है, और हमारा कानून भी ये अधिकार नहीं देता। जी। अच्छा मैम, बात कर रहे थे अपने हांसी की। हांसी में एक चैनत गांव है, ये कहीं ना कहीं पानी की समस्या को लेकर गांव के लोगों का कहना है कि पानी का स्तर जमीन के नीचे बहुत ज़्यादा चला गया और पानी खारा आ रहा है, और जो भाखड़ा की पाइपलाइन जा रही है, कहते पहले पानी उन्हें उसमें से चाहिए। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए मुकुल जी, ये पूरा मामला मैं आपको थोड़ा सा बता दूं ताकि आपके माध्यम से जो इस चैनल को देखने वाले लोग हैं उन तक भी ये अवेयरनेस पहुंच जाए। जी। चैनत मेरी विधानसभा का गांव है, हांसी विधानसभा का गांव है। चैनत गांव
से, यानी कि एक सरकार की परियोजना से, हरियाणा प्रदेश की परियोजना से, जो कि हमारे हांसी के विधायक माननीय विनोद भयाना जी के एफर्ट्स भी उसमें लगे, भाखड़ा से हांसी के पेयजल जो समस्या है उसको दूर करने के लिए भाखड़ा से एक सीधा पाइपलाइन बिछाया जा रहा था। जी। वो पाइपलाइन चैनत गांव से होकर गुजरना था, लेकिन कुछ अराजकता फैलाने वाले लोग, आपको मालूम है पिछले दिनों समय समय पर उन्होंने सरकार को गिराने का काम करने के प्रावधान से अराजकता फैलाने का काम किया। इस बार भी वो चैनत गांव के मासूम भाई बहनों को घेरे हुए हैं, मैं यही कहूंगी, क्योंकि चैनत गांव में पीने के पानी की समस्या इतनी बड़ी नहीं है। वहां पर पानी की जो सप्लाई है वो निरंतर जारी है, पीने का पानी उनको मिलता है। और इसके साथ साथ ऑलरेडी 7.5 करोड़ का चैनत गांव में जलघर बनाने की जो टेंडर है वो जारी हो चुके हैं। 2.5 करोड़ रुपए की लागत से जो है एक अलग से पीने के पाइपलाइन की 6 इंच की व्यवस्था करने का टेंडर भी निकाला जा चुका है। जब वहां की किल्लत को दूर करने के लिए ये प्रयास जारी हैं, प्रयास शुरू हो चुके हैं सरकार के और विधायक जी के नेतृत्व में, तो मुझे लगता है कि गांव को जो अन्य लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले आज इस आंदोलन में जो धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, उनकी इस बात को समझना चाहिए, उनकी मंशा को समझना चाहिए। लेकिन गांव वाले, सरकार उनके साथ है। लेकिन गांव वाले तो सीधे सीधे आरोप ही लगा रहे हैं कि 100% कागजों में तो उसको जल जीवन वाला करके कि हर घर में नल है उसको घोषित कर दिया गया है, लेकिन कहते कि धरातल पे पानी है ही नहीं। कहते शायद विजिलेंस से जांच करा लो। मुकुल जी, समर न्यूज के बहुत से जर्नलिस्ट हैं, आप जर्नलिस्ट भेजिए, चैनत गांव भी और चैनत गांव के आसपास के लगते गांव में भी भेजिए। आप वहां पर देखिए कि पानी सप्लाई आता है या नहीं आता है। दूसरी बात, जब गर्मी का मौसम होता है तो ये किल्लत केवल और केवल भारत, पूरे देश में ही और तो और पूरी धरती पर ही आज जो है समस्या है, लेकिन वो समस्या एक वैश्विक समस्या है। उसमें चंद कुछ दिनों की बात होती है कि एक दिन छोड़कर एक दिन पानी आ जाएगा, केवल गर्मी के 1.5-2 महीने के अब टाइम पीरियड में। लेकिन उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि गांव में, जो मैंने भी जानकारी एकत्रित की है, गांव में मेरा भी आना जाना है, वहां पर कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात, अभी जो है वो हमारा खरकड़ा माइनर है, वहां से पीने के पेयजल की जो व्यवस्था गांव की ऑलरेडी चल रही है। लेकिन उनका कहना ये है, अब जब कुछ लोग होते हैं जिनको राजनीति करनी है, वो कह रहे हैं कि भाखड़ा की लाइन जब हमारे गांव से क्रॉस करके जा रही है हांसी सप्लाई देने के लिए, तो हमें इस पाइपलाइन से ही अलग पाइपलाइन गांव के लिए चाहिए। जो ये एक विषय है, मुझे लगता है कि गांव वासियों को सरकार की बात को समझना चाहिए। क्योंकि एक परियोजना होती है, उस परियोजना का एक खाका तैयार होता है, उस खाके के अनुसार जो है आगे जो अमाउंट जो है वो निश्चित होता है, उसके बाद ये परियोजना जो है वो लागू होनी शुरू होती है। अब कुछ उन अराजकता फैलाने वाले लोगों के साथ मिलकर गांव के कुछ लोगों ने उस पाइपलाइन को ही उखाड़ दिया। क्या ये सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं है? क्या ये सरकारी पैसे का नुकसान नहीं है? सरकार हमारे लिए ही है, सरकार हमारी मदद के लिए है। पानी की समस्या बहुत गंभीर नहीं है, और चैनत गांव में तो पानी की समस्या का सप्लाई तो ऑलरेडी हो रहा है, और जलघर बनाने की बात के टेंडर हो चुके हैं, एक स्पेशल 6 इंच की पाइपलाइन बिछाने के लिए टेंडर हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि राजनीति को आगे रखकर और सरकार के खिलाफ जो है इस तरह से खड़े होना चाहिए। सरकार सामंजस्य के साथ आपसे बातचीत करके भी हल निकल सकता है, रिजिडनेस नहीं होनी चाहिए। माननीय विधायक जी ने धरने स्थल पर जाकर इस पूरी बात का खुलासा किया, उन्होंने 1 to 1 गांव वासियों से बात की, लेकिन उसमें भी मुझे लगता है कि वही लोग ही हैं जो गांव वासियों को कनेक्ट नहीं होने दे रहे। उसके बाद हमारे कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा जी ने भी उनसे मुलाकात की, उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात की, लेकिन जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो बात को बिगाड़ने वाले लोग हैं, केवल वही लोग हैं जो इस बात पर अड़े हुए हैं कि हमें इसी भाखड़ा चैनल से ही पाइपलाइन चाहिए, जो कि मुझे लगता है एक बहुत ही इलॉजिकल बात है। और इसमें मुझे लगता है कि गांव वासियों को बहुत समझदारी से आगे आना चाहिए। सरकार की हर मुहिम आप सब जनता के लिए है, आप सब जनता को फायदा पहुंचाने के लिए है, आपके नुकसान के लिए नहीं है। जी, तो चैनत गांव के लोगों को आप क्या कुछ मैसेज देंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं चैनत गांव के सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगी कि मैं आपकी अपनी बेटी हूँ, अपनी बहन हूँ, आपसे हाथ जोड़ करके
यही एक अनुरोध करूंगी कि इस बातचीत का हल बैठकर निकाला जा सकता है। विधायक जी भी आपके अपने हैं, हम भी आपके अपने हैं, सरकार के बाकी नुमाइंदगी भी आपकी अपनी चुनी हुई है। तो मुझे लगता है कि जो लोग सरपंच बनना चाहते हैं, जो लोग जिला परिषद का चुनाव आपके इस आंदोलन के माध्यम से जीतना चाहते हैं, जो आगे विधायक बनने की चेष्टा रखते हैं कि इस आंदोलन से वो विधायक बन जाएंगे, जो इस तरह की मानसिकता के लोग हैं उनको पहचानिए। और वो लोग आपके आज भी नहीं है, आपका भला आज भी नहीं चाहते, वो आगे भी आपका भला नहीं चाहेंगे। इसलिए सरकार के साथ मिल बैठकर बहुत ही प्यार प्रेम से इस बात का हल निकालना चाहिए। हांसी शहर के वासी भी आपके अपने वासी हैं। पानी की समस्या शहर में ज्यादा है, गंभीर है, वो भी आपके अपने लोग हैं। तो मुझे लगता है सामंजस्य के साथ इसका हल निकल जाना चाहिए। शुक्रिया खास बातचीत के लिए। थैंक यू। तो ये थी नेहा धवन जी, जिन्होंने आज कुछ हमसे अहम मुद्दों पर, जैसे कि चाहे हिसार की आपके जो पत्रकार को रिफ्यूजी कहा उसको मुद्दा हो, या फिर हांसी का जो चैनत गांव है इसका मुद्दा हो, या फिर एसआईआर का मुद्दा हो, कुछ इन अहम मुद्दों पर बात करी, हमसे अपनी जानकारी साझा करी। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए द समर न्यूज हरियाणा के साथ।